वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2024 की मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इब्राहिम ओजलर को एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में हम इब्राहिम नाम के एक एसपी को देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ कॉटेज पर होता है कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है यह कहते हुए कि सर, यहाँ पर होटल के अंदर 2 लोगों का खून हो गया है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। जिसके बाद इब्राहिम जल्दी से अपने कार लेकर होटल की तरफ जाने लगता है। इसी बीच वो अपने जूनियर को कॉल करके कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ के लोकल पुलिस को मेरा नंबर दे दिया। जिस पर उसका जूनियर कहता है कि सर, हमने किसी को भी आपका नंबर नहीं दिया है। इब्राहिम को देर नहीं लगती यह समझने में कि वह कॉल सिर्फ उसे उसके परिवार से दूर भेजने के लिए किया गया था। जिसके बाद इब्राहिम भागता हुआ कॉटेज जाता है, जहाँ पर वह नोटिस करता है कि घर के सभी चीज़ें यहाँ वहाँ पर बिखरी हुई थी और उसकी बीवी और बेटी दोनों ही मिसिंग है। इब्राहिम अब दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे उसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसका परिवार उसे नहीं मिलता, जिसका मतलब साफ था कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और हम जान पाते हैं कि यह बस एक हादसा था जो कि इब्राहिम के साथ 3 साल पहले हुआ था, जिसके नाइटमेयर्स उसे आज तक आते थे। इब्राहिम अब यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया था, जहाँ पर वह बार बार विनीत नाम के एक क्रिमिनल की कॉन्फ्रेंस वीडियो देखता रहता था। असल में 3 साल पहले इब्राहिम ने विनीत को किसी ड्रग केस में अरेस्ट किया था, जिसका बदला लेने के लिए विनीत ने ही इब्राहिम के परिवार को किडनैप किया, उन्हें मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े करके उन्हें कहीं दफना दिया था। लेकिन विनीत यह बात नहीं जानता था कि उसने उन्हें कहाँ दफनाया है, क्योंकि उस वक्त वह ड्रग्स के नशे में था। अब इब्राहिम पिछले 3 साल से हर कुछ दिन बाद विनीत से मिलने के लिए जेल के अंदर जाता है, जहां पर जाते हुए उसके लिए अच्छा खाना लेकर जाता, ताकि इसी बहाने से वह उससे यह पता कर लेगा कि उसके परिवार को बॉडी को उसने कहां दफनाया था। अब तक इब्राहिम को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वह आज भी विनीत के लिए खाना लेकर जाता है, जहाँ पर वह फिर से वही बात कहता है कि सर, मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें कहाँ दफनाया। अब हम नवीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ऑफिस से घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद नवीन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर उसकी बीवी भी आती है और बहुत दुखी होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद नवीन अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था। पर डॉक्टर्स उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद वह फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आज नवीन का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसके लिए केक लेने जाती है। पर इसी बीच कोई हॉस्पिटल में घुसकर नवीन का खून कर देता है, जो कि सबके लिए बहुत ही शॉकिंग था। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इब्राहिम को बुलाया जाता है, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछता है कि उसे किसने कॉल करके बताया था कि नवीन का एक्सीडेंट हुआ है। जिस पर उन्हें पता चलता है कि किलर ने ही नवीन का एक्सीडेंट करवाया और वह चाहता था कि नवीन इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। लेकिन किलर ऐसा क्यों चाहता था, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चलता। अब वहाँ इब्राहिम को किलर का एक नोट भी मिलता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे के साथ कुछ नोट्स भी लिखे हुए थे, जिसका क्या मतलब है वो यहाँ पर समझ नहीं पाता। यहाँ पे एक बात और थी कि किलर को मेडिकल फील्ड की बहुत ही नॉलेज थी, क्योंकि उसने जिस जगह पर नवीन की बॉडी को कट किया था उसे पता था कि यहाँ से सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा खून बहेगा। जिसके बाद इब्राहिम नवीन के पिता शिव कुमार से मिलता है, यह जानने के लिए कि नवीन का कोई दुश्मन भी था या नहीं। पर शिव कुमार से उसको यह पता चलता है कि नवीन का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था, वो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। अब हम मोहन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा नवीन के साथ हुआ था। इससे पहले मोहन को रास्ते पे कुछ लोग मार रहे होते हैं, पर वहाँ से गुजर रहे ट्रक को देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो ट्रक वाला आदमी मोहन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसी रात मोहन का हॉस्पिटल में खून हो जाता है, जैसे कि नवीन के साथ हुआ था। जहाँ पर इस केस के अंदर भी किलर सेम ही आदमी था, जिसने पिछली बार की तरह एक नोट छोड़ा था, जिस पर हैप्पी बर्थडे के साथ रैंडम नोट्स लिखे हुए थे, जबकि मोहन का तो आज बर्थडे भी नहीं था। और ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मोहन को भी किलर ने ब्रूटली नहीं मारा, बस उसके पैर की एक नस काट दी गई थी, जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी कि कौन सी नस काटने से वह तुरंत मर जाएगा। अब आगे इस केस को इब्राहिम ही हैंडल करता है और वह मोहन के परिवार से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे उसके पिता राघवन से मिलता है और उसको वहाँ पे पता चलता है कि राघवन और मोहन के आए दिन कई लोगों से झगड़ा होते रहते थे। खैर, अब हम यहाँ पे अशोक नाम के एक रेस्टोरेंट ऑनर को देखते हैं,
जिससे मिलने के लिए एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है, जो कि उसे एक लड्डू देकर उससे बातें करने लगता है। अशोक भी उस लड्डू को खा लेता है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि वह मास्क वाले आदमी को वह पहले से जानता था। जिसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वह अशोक अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब आगे अशोक को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ पर उसका IMR स्कैन होता है। पर उसी वक्त उस रूम की लाइट चली जाती है, जिस वजह से डॉक्टर लाइट की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जाता है। पर इसी बीच यह खूनी डॉक्टर की ड्रेस में आकर अशोक के गले पर सर्जिकल नाइफ से कट मार देता है, जिससे कि बेहोशी की हालत में ही अशोक की जान चली जाती है और वहाँ से जाते हुए एक नोट छोड़कर जाता है। अब इब्राहिम जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है, तब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि अशोक ने जिस लड्डू को खाया था उसके अंदर बेहोशी वाली दवाई मिली हुई थी। इब्राहिम फिर रेस्टोरेंट के वर्कर से पूछता है कि वह कौन आदमी था जो कि अशोक से मिलने के लिए आया था। तो उसके जवाब में वर्कर्स कहते हैं कि वह आदमी हमें घी सप्लाई करता है और कोविड के समय से वह ऐसा करता आ रहा था, जिस वजह से वह मास्क में ही हमेशा आया करता था। खैर, अब इब्राहिम को फिर से यह पता चलता है कि अशोक उस आदमी को उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट किया करता था, जिसे इन्वेस्टिगेट करते हुए जब वो बैंक जाता है तो उसको यह पता चलता है कि बैंक अकाउंट किसी अजय नाम के व्यक्ति का है। अब इब्राहिम फिर बैंक से अजय का एड्रेस निकाल कर उसके घर जाता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि अजय का अभी काफ़ी समय पहले ही मौत हो चुकी है, यानी कि किलर अजय का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। अब इब्राहिम अशोक के पिता शैलराज से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उससे बात करते हुए इब्राहिम के घर में कुछ मेडिकल किताबें दिखाई देता है, जिसके बचाव में शैलराज यह कहता है कि वह मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। कि तभी इब्राहिम को अपने ऑफिसर्स का कॉल आता है, जो कि उसे यह बताता है कि हमें नवीन के एक्सीडेंट का आई विटनेस मिल चुका है। जिसके बाद वह उसे विटनेस से पूछताछ करता है, जिसके अंदर वह आदमी कहता है कि मैंने उस आदमी को नवीन बेहोशी की हालत पर रोड पे पड़ा हुआ था और उसके साइड में वह मास्क वाला आदमी खड़ा था, जिसको मैंने मदद के लिए पूछा। तब उस मास्क वाले आदमी ने मुझसे यह कहा कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। लेकिन एक बात उस मास्क वाले आदमी की अजीब थी कि उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब थी, जैसे कि कोई रोबोट या फिर मशीन बोल रही हो। जिससे कि इब्राहिम को यह पता चलता है कि वह मास्क वाला आदमी यानी कि किलर बोलने के लिए किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है, यानी कि वह ठीक से बोल नहीं सकता। अब इब्राहिम यह पता करता है कि शहर में कितने लोग ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिस्ट में इब्राहिम को कृष्णा दास नाम के एक आदमी पर शक होता है, क्योंकि कृष्णा दास का घर अजय के घर के थोड़ी ही दूर पर था। इब्राहिम ऑफिसर्स के साथ कृष्णा दास के घर जाता है, जहाँ पर उन्हें उसकी माँ से पता चलता है कि वो तो कभी कभार ही घर आता है और 1990 से पहले वो काफ़ी अच्छा सिंगर था। जिसके बाद ऑपरेशन में डॉक्टर्स की गलती की वजह से कृष्णा दास ने अपने गले की आवाज़ खो दी। अब उसी समय इब्राहिम को कृष्णा दास और उस किलर के लिखे हुए नोट्स के बीच एक लिंक पता चलता है, और वह यह था कि कृष्णा दास जिस ऑपरेशन में अपनी आवाज़ खोई हुई थी, वो ऑपरेशन एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था, और वो किलर जो नोट्स इस्तेमाल करता था वह सेम नोट्स भी उसी कॉलेज में कई दीवारों पर लगे हुए थे। साथ में उसे वहाँ पर यह भी पता चलता है कि एक टाइम पर शिव कुमार यानी कि जिनके बेटी की अभी मौत हुई थी, वो दोनों एक वक्त पर एक साथ हैं इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। अब कॉलेज के एक डॉक्टर से इब्राहिम बात करता है, जो कि उस समय शिव कुमार के ही बैच के ही थे, जो उसको बताता है कि शिव कुमार और शैलराज के दो और दोस्त हुआ करते थे, अलेक्जेंडर और जावेद, और ये चारों दोस्त थे और पीजी बैचमेट्स भी हुआ करते थे। जिससे कि इब्राहिम को अंदाज़ा हो जाता है कि अगला हमला अलेक्जेंडर और जावेद पर ही होगा। अब इस वक्त तक उसको यह भी पता चल जाता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि दो आदमी है, जो कि मिल के खून कर रहा है, क्योंकि एक ही वक्त पर एक व्यक्ति का दो जगह होना असंभव था। अब इब्राहिम आगे अलेक्जेंडर से वीडियो कॉल पर बात करता है, जो कि उस समय विदेश पर होता है, और उसे इब्राहिम बच कर रहने के लिए कहता है। अब यह सेम बात वह जावेद से भी बोलता है, लेकिन जावेद उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। आगे हम नोटिस करते हैं कि अलेक्जेंडर फौरन से इंडिया लौट आया है। उसे इब्राहिम से मिलने के लिए जाता है, जहां पर अगले ही पल कृष्णा दास अपने कुछ लोगों के साथ अलेक्जेंडर को किडनैप करके आ जाता है, जिसमें इब्राहिम किसी तरह से कृष्णा दास को तो पकड़ लेता है, लेकिन कृष्णा दास के बाकी लोग अलेक्जेंडर को किडनैप करके ले जाते हैं। जिसके बाद इब्राहिम कृष्णा दास से सच निकलवाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वह कोई सच नहीं बताता।
अब इब्राहिम को अगले दिन पता चलता है कि डॉक्टर अरुण, जिन्होंने नवीन के पैरों का ऑपरेशन किया था, वह कुछ हफ्ते पहले राघवन से कुछ पूछने के लिए आया था। जिस पर इब्राहिम डॉक्टर अरुण से उसका रीज़न पूछता है, क्योंकि राघवन भी उसी केस से जुड़ा हुआ था। राघवन इन 4 दोस्तों के पीजी के समय पर उसी कॉलेज में वॉचमैन हुआ करता था। अब अरुण से बातें करने पर इब्राहिम को पता चलता है कि अरुण की एक और सुजा नाम की बहन थी, जो कि उसी गवर्नमेंट कॉलेज में तब पढ़ा करती थी, जब ये चारों भी उसी कॉलेज में पीजी कर रहे थे। पर कुछ समय बाद सुजा ने किसी वजह से खुद को ख़त्म कर लिया था। अब कई सालों बाद अरुण को सुजा और उसके बॉयफ्रेंड के उसी समय की फ़ोटो मिली थी। अरुण राघवन से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन उस समय पर सुजा का बॉयफ्रेंड था। अब इब्राहिम वो फ़ोटो देखता है, जिसके अंदर सुजा की तस्वीर तो दिख रही थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर ख़राब हो चुकी थी। फिर भी इब्राहिम थोड़ी देर सोचकर कहता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही है। इसी के साथ इब्राहिम को समझ में आता है कि जिस अलेक्जेंडर से वह अभी मिला था, जिसे अभी किडनैप कर लिया गया था, वह असल नहीं है बल्कि कोई और है, जिसको अलेक्जेंडर ने भेजा था। अब हम असली अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि जावी को किडनैप कर लेता है और उसी की बॉडी पे एक मार्कर से निशान लगाकर उस पर सर्जिकल नाइफ से कट कर देता है। अलेक्जेंडर ये सभी उसी कॉलेज में कर रहा होता है जहाँ पर ये लोग पढ़ा करते थे। पर तभी वहाँ पर इब्राहिम भी आ जाता है, जो कि अलेक्जेंडर को अरेस्ट करते हुए जावी को बचा लेता है। अब इब्राहिम अलेक्जेंडर को कैमरा के आगे बैठा है और उसको सब कुछ बताने के लिए कहता है क्यों वो इन लोगों को मार रहा था, जिस पर अलेक्जेंडर सच बताना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यह वो समय था जब अलेक्जेंडर, जावी, शिव कुमार और सर्वराज सभी पीजी में थे और तब सुजा फर्स्ट ईयर MBBS में आई थी। शिव कुमार ने उसको देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन सुजा ने उसको इग्नोर कर दिया था। और उस समय अलेक्जेंडर सभी प्रोफेसर का फेवरेट था, जिस वजह से उसको सभी मेजर सर्जरीज के लिए बुलाया जाता था, पर बाकी तीनों को सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन के लिए रखा जाता था। अब एक दिन अलेक्जेंडर ने सुजा को देखा, जिसको देखते ही उससे प्यार हो गया। सुजा भी उसको पसंद करने लगी थी, जिसके बाद दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। और फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने सर्वराज को ड्रग्स के नशे में देखा था, जिस पर सर्वराज ने अलेक्जेंडर से बहुत ही रिक्वेस्ट करी कि यह बात प्रोफेसर को ना बताए, लेकिन अलेक्जेंडर ने प्रोफेसर को सच बता दिया, क्योंकि ऐसी नेग्लिजेंसी यहाँ पे नहीं चल सकती थी। जिसके बाद सर्वराज को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसका कोर्स बीच में ही रुक गया था, जिस वजह से उसने अलेक्जेंडर को अंदर ही अंदर अपना दुश्मन मान लिया था। अब उस वक्त पर कृष्णा दास एक स्कूल स्टूडेंट हुआ करता था, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वह बहुत अच्छा गाना गाया करता था। और एक दिन उसके गले में कुछ दिक्कत हो गई, जिस वजह से उसका इलाज करवाने के लिए इनके कॉलेज में आ गया, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल भी था। अब कृष्णा दास की सर्जरी का जिम्मा प्रोफेसर ने अलेक्जेंडर को दे दिया और उसकी मदद के लिए जावी को भी रखा था। पर जावी के मन में भी अलेक्जेंडर के लिए जलन थी, जिस वजह से उसने उसकी इमेज खराब करने के लिए सर्जरी के समय पर कुछ जानबूझकर गलत प्रोसीजर किया, जिससे कि कृष्णा दास की हमेशा के लिए आवाज़ चली गई। और इसी चीज़ के लिए प्रोफेसर ने अलेक्जेंडर और जावी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद शिव कुमार तो पहले से ही अलेक्जेंडर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे सुजा पसंद थी, लेकिन अलेक्जेंडर और सुजा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब तीनों जन मिलकर एक दिन अलेक्जेंडर को रात में कॉलेज बुलाता है और उसे बहुत मारता है, जिसमें अलेक्जेंडर को बुलाने के लिए राघवन ने उसका मदद किया था और राघवन ही वॉचमैन था। अब तीनों अलेक्जेंडर को आधी बेहोश हालत पर कार में बैठाकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उसे ऐसा दिखाता है कि वह एक्सीडेंट अलेक्जेंडर की गलती से हुआ था। अब इस एक्सीडेंट से अलेक्जेंडर कोमा में चला जाता है, जिससे पीछे में जावी प्रोफेसर के पास जाकर कृष्णा दास की सर्जरी में हुई मिस्टेक का पूरा जिम्मेदार अलेक्जेंडर को बता देता है, जिससे कि अलेक्जेंडर को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है और जावी का सस्पेंशन खत्म कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर इतने समय तक कोमा में रहता है कि एक वक्त पर डॉक्टर्स ने उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को निकाल देने के लिए बात करने लगा था। इनको सुनकर सुजा को ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर अब कभी नहीं उठ पाएगा, इसलिए उसने एक बस के आगे आकर अपनी जान दे दी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके कुछ समय बाद ही अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आ गया था, लेकिन वह मेडिकल कॉलेज की सभी बातें भूल गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। फिर 3 साल पहले अलेक्जेंडर ने एक बार फिर टीवी पर कृष्णा दास का इंटरव्यू देखा, जिसमें उसकी सिंगिंग टैलेंट की बात करी जा रही थी, जो कि कुछ मेडिकल पीजी स्टूडेंट की वजह से बर्बाद हो गई थी,
जिसको देखते ही अलेक्जेंडर को अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। जिसके बाद उसने जाकर कृष्णा दास को सब कुछ सच बता दिया कि उसकी आवाज़ किसकी वजह से गई थी, और फिर उन दोनों ने ही उन तीनों को बदला लेने का फैसला लिया। पर ये दोनों ये सोचा कि उन्हें कोई आसान मौत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से शुजा भी खत्म हो गई थी। इसलिए दोनों ने उनके बच्चे को मारने का फैसला किया, जिसको देखकर ये जिंदगी भर तड़प तड़प के मरेंगे। बाद में कृष्णा दास ने यह फैसला लिया कि वो लोग जावी को ही मारेंगे, उनके बच्चे को नहीं। अब यह पूरा सच जानकर इब्राहिम भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे सच पता था कि कौन असली गुनहगार है, पर वह तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उससे अलेक्जेंडर और कृष्णा दास को जेल में डालना पड़ेगा। अब आगे जब इब्राहिम जावी से अलेक्जेंडर की कहानी से बात करता है, तब जावी उस पर यह कहता है कि ये सब झूठ है, और उस वक्त अलेक्जेंडर जावी से कहता है कि तुझे तेरी गलती की सज़ा मिलेगी, जो कि जावी को मिलती भी है। एक दिन स्पीच देते हुए अचानक से जावी बेहोश होकर गिर पड़ता है और वो वहीं मर जाता है, जिसका रीज़न बाद में पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने जिस मार्कर से जावी की बॉडी पर मार किया था, उसके अंदर बहुत ही डेडली बैक्टीरिया थे, जो कि हाथ पर कट लगने के बाद ही उसके शरीर के अंदर चला गया और कुछ दिनों बाद जाकर उसकी मौत हो गई थी। अलेक्जेंडर ने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। इनकेस अगर वो पकड़ा भी जाता है तो जावी यहाँ से मारा जाएगा और उसका बदला पूरा होगा। अब एक दिन इब्राहिम हमेशा की तरह जेल में विनीत के पास खाना लेकर जाता है, जहाँ पर उसे अलेक्जेंडर और कृष्णा दास मिलते हैं, जिससे कि थोड़ी देर बात करने के बाद अलेक्जेंडर जाते हुए इब्राहिम से एक बात कहता है, बोन रेसिडियो, जिसका पहले तो इब्राहिम मतलब नहीं समझ पाता। फिर उसे अलेक्जेंडर की बात समझ में आती है, बोन रेसिडियो मतलब हड्डियों का रह जाना। अब इब्राहिम यह सोचता है कि विनीत के पास जो चाकू मिला था, यानी कि 3 साल पहले, उस पर उसकी बीवी और बेटी के खून के सैंपल तो थे, लेकिन उनके बोन्स के नहीं थे, जो कि होने चाहिए थे। अगर उसने बॉडी को काटा, क्योंकि जैसा वह कह रहा था, उसने बॉडी पार्ट्स को काटा और दफना दिया, यानी कि विनीत जो कुछ भी कह रहा था वह झूठ है और उसका परिवार आज भी जिंदा है। अब इब्राहिम विनीत से जाकर सीधा पूछ लेता है कि तुमने उन्हें कुछ नहीं किया है और तुमको पता है कि वह कहाँ है, जिस पर विनीत इस्माइल के साथ यह कहता है कि आप तो इतने चालाक हैं, सभी केस सॉल्व कर लेते हैं, यह वाला भी कर लीजिए। जिसके बाद इब्राहिम को दिखाया जाता है, जो कि अब अपनी बीवी और अपने बेटी की केस को सॉल्व करने वाला था, और यह मूवी यहीं भी ख़त्म हो जाता है। एंडिंग से यह साफ पता चलता है कि मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।